हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। बेटा अपना मॉड्यूल सॉल्यूशन चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जिसमें बेटा अपन ने स्टेज 2 में काफी कुछ क्वेश्चंस की बात की थी। आगे के क्वेश्चंस के लिए अपन बात करते हैं। तो बेटा अपना मॉड्यूल सॉल्यूशन, इसमें बेटा चैप्टर चल रहा था अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर इसमें बेटा अपन स्टेज 2 में बात कर रहे थे। तो स्टेज 2 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप आपने वो क्वेश्चंस करके देखे होंगे। मैंने आपको बोला था कि बेटा एक बार क्वेश्चंस आप खुद जरूर सॉल्व करके देखें बेटा, क्योंकि आप यदि क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, और फिर मैं जब सॉल्व करवाऊं तो आप उसको चेक करते चलें, जिससे आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बेटा इसमें अपन क्वेश्चन नंबर 96 की बात कर रहे हैं। 95 तक अपना हो गया था, आज 96 से आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन 96 बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। बेटा फिर बोल रहा हूं, क्वेश्चन एक तो ढंग से पढ़ें कि पूछा क्या है। जैसे आज इसने क्वेश्चन में पूछा नॉट पॉसिबल, मतलब कौन सा सही नहीं है, कौन सा पॉसिबल नहीं है, मतलब रॉन्ग वाला क्वांटम नंबर का सेट आपको देखना है। तो बेटा अपन को ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं वो देख लेते हैं। ये हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स हैं, इनमें क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं उनकी बात कर लेता हूं। तो यहां पे बेटा ये हमारे को डेटा गिवन है। इनमें हमको बेटा देखना है कि कौन सा क्वांटम नंबर्स का सेट पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल पूछा है बेटा। तो आपको ये पता है, देखो इधर n3 है, l n से कम होना चाहिए हमें पता है, तो ये वाला तो करेक्ट है। इसने नॉट पॉसिबल पूछा है तो ये आंसर नहीं होगा। यहां पे देखो बेटा, आपको ये पता है n और l इक्वल नहीं हो सकते हैं, तो बेटा ये रॉन्ग है, एक तो ये आंसर हो गया। बेटा यहाँ पे देखा ये सही है, बेटा यहाँ पे देखा ये गलत है, क्योंकि बेटा m और l में बात करें तो m की जो वैल्यू होती है वो -l से 0 से +l होती है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यदि l 0 है तो m भी 0 होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो बेटा ये भी सही है। बेटा यहाँ पे देखा फिर से वही बात, m की वैल्यू l से ज्यादा नहीं आ सकती है, -l से +l के बीच में होती है, ये सही है। तो हमारे पास जो नॉट पॉसिबल वाले हैं वो B, D और E हैं। और आपके बेटा ऑप्शंस में बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, B, D, E। तो 96 का बेटा ऑप्शन 1 करेक्ट है कि क्वांटम नंबर्स का B, D, E वाला जो सेट है वो पॉसिबल नहीं है, वो संभव नहीं है। क्यों नहीं है इसके लिए मैंने आपको बता दिया, n और l इक्वल नहीं हो सकते हैं, m जो होता है वो -l से +l के बीच में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। डन बेटा, ये क्वांटम नंबर्स में अपन ने देखा था। क्वेश्चन 97 की बात करता हूं, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज। तो बेटा ऑफ वो प्रिंसिपल होता है, हमें पता है n+l के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरा जाता है इलेक्ट्रॉन। यदि किसी दो के लिए n+l सेम आ जाता है तब हम n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुख्य क्वांटम संख्या के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले सुन लो, 97 में क्या बोल रहा है, जब परमाणुीय कक्षक को अपन बढ़ते ऊर्जा में बढ़ते हैं तो यह नियम किसका था, ऑफ वो वैज्ञानिक का था, ऑफ वो रूल है, ऑफ वो नियम है, उसने n+l के अकॉर्डिंग बताया था। यदि किसी दो कक्षकों या दो उपकोष के लिए n+l का मान समान हो जाए तब हम n मुख्य क्वांटम संख्या के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। तो इजी सा क्वेश्चन है, 97 का आपका सेकंड ऑप्शन बेटा करेक्ट होना चाहिए। समझ में आती है क्या बात बेटा? इसके बाद अपन आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्या बोलता है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 35, मास नंबर इज 81, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल इज। तो बेटा इसके लिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा जो बोल रहा है। क्वेश्चन 98 की बात कर रहा हूं, देखिएगा क्या बोलता है। 98 में बोल रहा है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज, एटॉमिक नंबर दे दिया है 35, मास नंबर दे दिया है 81,
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल इज। तो बेटा मतलब Z इज इक्वल टू 35 के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो आप क्या बोलोगी, ये Z इज इक्वल टू 35 आई थिंक ब्रोमीन का होता है। ये याद नहीं है तो भी ठीक है, नहीं तो वैसे याद होना चाहिए। आप जब पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ब्रोमीन का आई थिंक आपको 35 मिलेगा। तो बेटा इसको फिल करें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5, ये हो गया बेटा। यहाँ पे देखिएगा बेटा ये सारे कंप्लीट फुलफिल हैं, ये फुलफिल नहीं है। इसने आउटर मोस्ट शेल में हमसे इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, तो आउटर मोस्ट शेल में यदि अपन इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो देखिएगा बेटा आउटर मोस्ट शेल में एक तो ये और एक ये। सर ये आउटर मोस्ट शेल बाहरी कोश संयोजी कोश कौन सा होता है? बेटा जो हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है स्मॉल n, मुख्य क्वांटम संख्या, आगे लिखा हुआ वैल्यू होती है। जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कितनी है? हाईएस्ट वैल्यू 4 है। तो हाईएस्ट वैल्यू वाले जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो भी कक्षक ऑर्बिटल्स होते हैं, उन्हें आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं। आउटर मोस्ट शेल मतलब बाहरी कक्षा, मतलब जिसमें n की वैल्यू हाईएस्ट हो। तो 4 वाली है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 5 7। तो आउटर मोस्ट शेल में आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके अकॉर्डिंग अपन बात करें बेटा तो 98 का आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ये चीज आपको पीरियोडिक टेबल में भी पता लग गई होगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या जो हाईएस्ट होती है वो आउटर मोस्ट शेल के लिए बात कर रही होती है। क्वेश्चन 99, विच वन पेयर ऑफ एटम और आयन विल हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? निम्न में से कौन से युग्म में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का समान युग्म है, ये आपको चेक करना है। तो बेटा ये आपको पीरियोडिक टेबल से भी पता होना चाहिए, आपको पढ़ चुके हो पीरियोडिक टेबल। वैसे देखिएगा इसका 99 का थर्ड ऑप्शन बेटा करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन थर्ड क्या दे रहा है बेटा? Cl माइनस और Ar, क्योंकि बेटा यदि मैं इनकी बात करूं तो Cl माइनस में भी 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, Ar में भी 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 18 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इनका कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा, आप फिल करके देखोगे तो बेटा 99 का आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि बेटा जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होगी उनका कॉन्फ़िगरेशन सेम आना ही है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, और इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनका कॉन्फ़िगरेशन बेटा डेफिनेटली सेम आएगा। समझ में आती है क्या बात बेटा? इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन 100 की। 100 क्या बोलता है एक बार देखिएगा। 100 क्वेश्चन की बात करूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम? क्रोमियम के 19th इलेक्ट्रॉन, 19वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर्स का सही सेट है। बेटा क्रोमियम 24 होता है, इसको यदि फिल करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। आपको समझ में आ गया होगा, ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। आपको बताया था क्रोमियम और कॉपर 30 एटॉमिक नंबर तक ये दो ऐसे हैं जो स्थायित्व, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं, अपवादित व्यवहार शो करते हैं। होना चाहिए था 4s2 3d4, लेकिन 4s2 3d4 नहीं होकर के 4s1 3d5 होता है, क्योंकि d5 में हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा जो मोर स्टेबल होगा, ज्यादा स्थायी होगा। समझ में आती है बात बेटा? अब इसमें हमें 19वें इलेक्ट्रॉन 19th इलेक्ट्रॉन की बात करनी है। तो देखिएगा 2 2 4 6 10 2 12 6 18, ये बेटा इसका 19th इलेक्ट्रॉन होगा। बोलिए बेटा सही बात है क्या? तो 19th इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो यहां से मैंने बात की, ये 19th इलेक्ट्रॉन आ गया। इसके लिए क्वांटम नंबर्स क्या होगी बेटा, इनकी वैल्यूज की बात करते हैं। n बेटा 4 होगा, बोलिएगा सही बात है क्या? 4s1 है, n 4 होगा। l s के लिए 0, L 0 है तो M भी 0। S बेटा आप चाहे प्लस हाफ बोलो या माइनस हाफ, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में हमें क्लॉकवाइज बोलता है या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बोलेगा तो आप प्लस हाफ मानोगे, एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा तो आप माइनस हाफ मानोगे, और दोनों नहीं दिया है तो अपन बेटा दोनों में से कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। S जो होता है स्पिन क्वांटम नंबर होता है, ये 0 नहीं हो सकता, इस चीज का बेटा आप ध्यान रखिएगा। समझ में आती है बात बेटा? तो 100 का बेटा आपका ऑप्शन 3 करेक्ट होना चाहिए। डन बेटा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन 101 में आते हैं। 101 की बात कर रहा हूं, क्या बोल रहा है देखिएगा। इफ एन इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ, 101 में बोल रहा है कि चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ दिया है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर चुंबकीय क्वांटम संख्या -1 दिया है।
इट कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन n, तब ये क्या नहीं हो सकता बेटा, m-1 आ गया तो इसका मतलब ये s ऑर्बिटल नहीं हो सकता, s कक्षक नहीं हो सकता, क्योंकि s ऑर्बिटल के लिए l 0 होता है और l 0 है तो m डेफिनेटली 0 आएगा, तो ये s ऑर्बिटल नहीं हो सकता। तो बेटा ये अपन बात कर रहे हैं, इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, s कक्षक नहीं हो सकता। और बेटा 101 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये दे के आपको बोल रहा है कि आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। समझ में आती है बात बेटा? तो ये अपना बेटा क्वेश्चन 101 था। एक बार बोर्ड को रफ करते हैं और आगे की बात करते हैं। तो बेटा ये अपन ने बात की, अब बेटा अपन आगे देखते हैं। ये 101 की अपनी बात हो चुकी है। क्वेश्चन 102 क्या बोल रहा है बेटा, वो देखते चलिएगा। क्वेश्चन 102 बोला है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। बेटा जब भी अपन परमाणुीय कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल्स को अरेंज करते हैं तो हम n+l रूल के अकॉर्डिंग करते हैं कि n+l की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं बेटा, जो हमारी एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n+l के। समझ में आती है क्या बात बेटा? तो यहाँ पे हमारे को बेटा 4 अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, सब में हमको n+l चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो बेटा अपना ऑप्शन 2 करेक्ट है। क्यों करेक्ट है मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूं, जिससे आपको बेटा पता लग जाएगा। तो देखिएगा ऑप्शन 2 बोला है हमारे को 5p 6s 4f 5d। बेटा यहां से n+l की वैल्यूज देखें तो n+l की वैल्यूज की बात करें तो इधर है 5 + 1 6 है, इधर है 6 + 0 6 आया, इधर आया 4 + 3 7, इधर आया 5 + 2 7। अब बेटा सर 6 7 तो समझ में आता है, लेकिन इन दोनों के लिए 6 है तो इसे आगे इसे पहले क्यों लिखा? आपको पहले भी बताया है, जब किसी दो ऑर्बिटल दो सबशेल के लिए n+l सेम आ जाए तो n के अकॉर्डिंग देखते हैं, इधर n 5 है इधर n 6 है तो आगे ही आया। ऐसे इन दोनों में इधर n 4 है इधर n 5 है तो n की वैल्यू इधर ज्यादा है तो ये आगे आएगा। इसका मतलब अपन ने क्या बोला, जब किसी दो उपकोष के लिए n+l का मान समान हो जाए तब हम n के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला, जब दो ऑर्बिटल्स के लिए n+l की वैल्यू सेम हो जाए तब अपन फिर n के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। समझ में आती है क्या बात बेटा? इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 103 की बात कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन नीट में कभी कभी पूछ लेता है। एक्चुअली में इस पैटर्न का पूछता है, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पूछता है। क्या बोल रहा है देखिएगा, 103 बोलता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेट इन dz² ऑर्बिटल इज। dz² कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? बेटा कोई सा भी कक्षक हो, कोई सा भी ऑर्बिटल हो, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। तो ये आपको कंफ्यूज कर रहा है dz² है क्या है? बेटा कभी भी कोई से भी ऑर्बिटल या कोई कक्षक की बात करे तो एक कक्षक एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, ये आपको बेटा ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात बेटा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जनरली पूछ लेता है। तो 103 में बेटा आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, 2 आंसर आएगा। dz ऑर्बिटल में आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, या कोई से भी ऑर्बिटल कोई भी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन बेटा आ सकते हैं। समझ में आ रही है क्या बात बेटा? इसके बाद क्वेश्चन 104 की बात कर रहा है। क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। आपको बोल रहा है निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो बेटा अलग अलग पार्टिकल दिए हैं, उनके खोजकर्ता बताएं, उनके साइंटिस्ट बताएं जिन्होंने उनका इन्वेंशन किया है। बेटा प्रोटॉन का इन्वेंशन गोल्डस्टीन ने किया है, सही बात है, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने ही की है। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने की है, सही बात है। न्यूट्रॉन की चैंडविक ने की है, सही बात है। आइसोटॉप की बोर ने की है, गलत बात है। समझ में आ रही है बात बेटा? तो फोर्थ मिलान सही नहीं है, फोर्थ मैच सही नहीं है, बाकी 3 मैच अपने सही हैं। वैसे भी बेटा आइसोटॉप जो समस्थानिक की बात करते हैं वो एक परिभाषा है, वो कोई वैज्ञानिक या कोई तत्व नहीं है जिसकी कोई खोज कर रहा है। समझ में आ रही है बात? वो अरेंज किया गया है, तो इसलिए बेटा फोर्थ मैच सही नहीं है। बेटा नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है, ये ध्यान रखिएगा, हम जल्दी जल्दी में नॉट को देखना भूल जाते हैं। राइट बेटा? इसके बाद हमारे को बोल रहा है क्वेश्चन 105
द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। द वैल्यू ऑफ फ्री चार्ज ऑन लिथियम प्लस आयन विल बी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है तो लिथियम प्लस पे क्या चार्ज होगा? बेटा लिथियम प्लस, यहां अपन देख रहे हैं क्वेश्चन 105 की बात करूं मैं तो बेटा क्वेश्चन 105 के अकॉर्डिंग बात करूं मैं तो आपको लिथियम प्लस चार्ज कितना है? +1 है। +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो दिया तो इलेक्ट्रॉन ही है। आपको पता होना चाहिए देना और लेना, प्लस या माइनस जो आता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण आता है। दिया है तो प्लस आएगा, लिया है तो माइनस आएगा। अब कितने दिए? 1 दिए तो 1 के लिए चार्ज कितना होगा? +1। +1 के लिए +1.6 into 10⁻⁻19 कूलम होगा। ये इसका आवेश आएगा, ये इसका चार्ज आएगा। तो क्वेश्चन 105 का बेटा आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। समझ में आती है क्या बात बेटा? इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 106 की बात कर रहा हूं। 106 क्या बोल रहा है देखिएगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट हैविंग वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज। हमको बेटा वेवलेंथ दी है, तरंग दैर्ध्य दी है 600 नैनोमीटर। नैनोमीटर को बेटा आप चेंज करोगे तो 10⁻⁻9 मीटर आएगा। बेटा फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हमको फॉर्मूला पता है आवृत्ति के लिए, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। सी कितना होगा? 3 into 10⁸8। लेमडा कितना है? 600 into 10⁻⁻9। तो बेटा यहां से जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा कितना आएगा एक बार आप देख लीजिए। तो बेटा ये आना चाहिए आपके पास अराउंड 5 into 10⁻14। इतना हर्ट्स बेटा आपका आंसर आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा अपन यदि बात करें तो 5 into 10⁻14 ये बेटा अपना 106 का फर्स्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट होगा। समझ में आती है क्या बात बेटा? इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 107 की बात करता हूं। 107 क्या बोलता है देखिएगा। तो 107 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? नॉट ट्रू की बात कर रहा है। तो बेटा इसका फर्स्ट ऑप्शन बोलता है प्रोटॉन आर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। तो बेटा रदरफोर्ड ने हमको ये बताया था कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो सही बात है। सेकंड बोलता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम। बिल्कुल सही बात है। हमको बताया था नाभिक का आयतन परमाणुीय आयतन की तुलना में बहुत छोटा है, तभी तो हमको न्यूक्लियस नाभिक के रेडियस की ऑर्डर बताई थी 10⁻⁻15 मीटर और एटम की बताई थी 10⁻⁻10 मीटर। सही बात है। थर्ड ऑप्शन बोलता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर ऑलवेज इक्वल। बेटा ऑलवेज नहीं बोल सकते, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा समान होगी, हमेशा गलत बात है बेटा। हमेशा की बात नहीं कर सकते, ऑलवेज की बात नहीं कर सकते, ये गलत ऑप्शन है और हमसे नॉट ट्रू गलत ही पूछा था। इसका मतलब 107 का बेटा आपका ऑप्शन 3 करेक्ट होना चाहिए। समझ में आती है क्या बात बेटा? इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108। 108 क्या बोलता है देखिएगा। तो बेटा आपने 107 में देखा कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी वो घुमा के पूछ सकता है, तो आप ये नहीं समझे कि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे। बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी वो पूछ सकता है, इस चीज के लिए आप रेडी रहें। क्वेश्चन 108 क्या बोलता है देखिएगा। द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज फाइंड टू satisfy the expression for the energy change such that delta E is equal to 2.18 into 10⁻⁻18 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, where n1 this one, n2 this one, then spectrum lines corresponding to Paschen series। बेटा इतना बड़ा क्वेश्चन देके आपको जस्ट परेशान कर रहा है। आपको सिंपल पूछा है पाश्चन सीरीज के लिए n1 और n2 क्या हो सकते हैं, पाश्चन श्रेणी के लिए n1 और n2 क्या होंगे। तो बेटा जब भी अपन पाश्चन सीरीज की बात करते हैं तो बेटा एक चीज याद रखिएगा, पाश्चन सीरीज का मतलब n1 तो 3 होना चाहिए और n2 बेटा आपका 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। जब भी अपन पाश्चन सीरीज की बात करेंगे तो n1 तो आपका 3 होगा डेफिनेटली, n2 आपका 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। ये हमारी पाश्चन सीरीज से रिलेटेड बातें होंगी। तो क्वेश्चन 108 का बेटा आपका इसके अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको याद आ रहा होगा यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब आपने पढ़ा था वहां पे आपने लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री इन सब के लिए पढ़ा था।
जैसे लाइमन के लिए N1 1 होता है, बामर के लिए N1 2 होता है, पाशन के लिए N1 3 होता है, ब्रैकेट के लिए N1 4 होता है, फंड के लिए, हमफ्री के लिए, इनके लिए N1 की वैल्यू बेटा फिक्स होती है, जो लोअर एनर्जी लेवल होता है, जो निम्नतम ऊर्जा स्तर होता है। इतनी बात समझ में आ रही है। N2 बेटा उनके ऊपर वेरिएट करता जाता है, जैसे इसके लिए N2 4 5 6 कितना भी हो सकता है, लेकिन N1 3 रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लास्ट 3 में ही आएगा, चाहे 4 से आए, चाहे 5 से आए, चाहे 6 से आए। और जब वो आता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, रेखीय स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है। ये सब हमने बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ा था। बोलो सही बात है क्या बेटा? चलूं आगे। तो बेटा ये अपना बेटा क्वेश्चन नंबर था 108। इसके बाद बेटा अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 109। 109 क्या कहता है देखिएगा। 109 की बात करूं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय। एनर्जी हाइड्रोजन एटम में जो बोलते हैं हम, किसके थ्रू दी जाती है, क्या वैल्यू है, तो बेटा इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है एनर्जी का। इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कितना होता है, उसके अकॉर्डिंग बेटा आप सॉल्व कर सकते हो। वैसे बेटा अपन जनरली एनर्जी के लिए बोलते हैं हाइड्रोजन एटम में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो, और किलो जूल में बदलना है तो 10⁻³ अकॉर्डिंग उसको किलो जूल में चेंज कर लो। तो ये सारी बातें बेटा आप क्वेश्चन 109 जो है वो फॉर्मूला बेस्ड है, वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बेटा आप बात देख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन 110 की बात कर रहा हूं, क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन लग रहा है। क्या बोलता है देखिएगा। इफ द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर इज 3, द्विगुंशी क्वांटम संख्या L की वैल्यू 3 दी है क्वेश्चन में, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तब चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के लिए मान क्या क्या होंगे। तो बेटा आपको पता होना चाहिए जो m होता है वो क्वांटम नंबर से हमें पता है -L से 0 से +L के बीच में होता है, मतलब m की वैल्यू -L से +L के बीच में होती है, ये आपको बेटा पता है। बोलो सही बात है क्या बेटा? डन। तो L 3 है तो बेटा m क्या होगा, -3 हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 +1 +2 +3। तो m की वैल्यू बेटा ये वैल्यूज हो सकती है L के करस्पॉन्डिंग। तो m की वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 इनमें से कुछ भी हो सकती है। और बेटा एक चीज याद रखिएगा, m की यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या के कितने मान मिले, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज मिली है। इसका मतलब 7 कक्षक है, 7 ऑर्बिटल इसमें प्रेजेंट है। समझ में आ गई बात? तो m की जितनी वैल्यू होती है उतने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, ये चीज बेटा आपको पता होनी चाहिए। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग अपन बात करें तो 110 का ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन बेटा 111 की बात करें तो 111 की बात करें, आपको बोलता है द एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम कैन बी गिवन बाय। बेटा नाइट्रोजन को मैं बात करूं, नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर होता है 7, इसको देखें 1s2 2s2 2p3। बेटा ये कंप्लीट फुलफिल है, छोड़ दो, ये कंप्लीट फुलफिल है, छोड़ दो, इसको बेटा बनाओ। 2p3 को आपने बनाया तो बेटा ये ऐसा बनेगा 1 2 3। बेटा यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं देखिएगा, आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 3। तो बेटा ये अपन ने किसके अकॉर्डिंग भरे हैं इलेक्ट्रॉन, हुंड रूल के अकॉर्डिंग। हुंड रूल क्या बोलता है, जब तक इस सबशेल में सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, जब तक पेयरिंग नहीं होगी, इस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, तब तक युग्मन नहीं होगा। तो ये कौन सा रूल है बेटा, हुंड रूल है। तो 111 का बेटा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, हुंड रूल आपका बेटा आंसर होना चाहिए। बोलो समझ में आती है बात? चलो बेटा इसमें आगे। इसके बाद बेटा 111 के बाद में क्वेश्चन नंबर 112 की बात करते हैं। क्या बोलता है, 112 बोलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम रिप्रेजेंट, मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु के लिए जब अपन बात करते हैं तो किसको प्रदर्शित करती है। तो बेटा आपको पहले भी बता रखा है, एन एल एम एस की बात करें तो 4 क्वांटम नंबर होती है, एन एल एम एस
बेटा इनमें अपन बात करें क्या क्या बता रहा है, तो एस तो बेटा स्पिन को बताती है, मतलब चक्रण को बताती है। एम बेटा ओरिएंटेशन को बताती है, ओरिएंटेशन का मतलब बेटा अभिविन्यास के लिए बताती है हमको। एल बेटा शेप को बताती है, आकृति के लिए बताती है हमको। एन बेटा साइज को बताती है, आकार को बताती है। तो एन तो हमारा साइज या आकार को बता रही है, एल हमारा शेप या आकृति को बता रही है, एम हमारा ओरिएंटेशन या अभिविन्यास को बता रही है, एस हमारा स्पिन इट मींस चक्रण के लिए बता रही है। तो इसका मतलब बेटा हमसे पूछा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, एन किसको बता रही है, साइज बता रही है ऑर्बिट का, जो कोश है उसके आकार के लिए हमारे को इंफॉर्मेशन देती है। तो क्वेश्चन 112 का बेटा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, राइट बेटा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन 113 की बात कर रहा हूं, क्या बोल रहा है, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगेगा, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत लगेगा। इसने अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बताया है, डेल्टा पी एक्स बताया है हमारे को। डेल्टा पी एक्स की बात करूं तो हमारे को बोला है 1 × 10⁻⁻15 बताया है, और हमको डेल्टा एक्स पूछा है। तो बेटा एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या होता है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स h/4 पाई, और इसको बेटा सॉल्व करें तो वैल्यू आती है 0.5234 × 10⁻34। तो यहां से मैं डेल्टा एक्स निकालूं तो बेटा 0.5234 × 10⁻34 है अपॉन डेल्टा पी एक्स आ गया। डेल्टा पी एक्स की वैल्यू आपको पता है, तो हम यहां से वैल्यूज को पुट करें तो 0.5234 × 10⁻34 अपॉन 1 × 10⁻15। जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो 0.5234 × 10⁻19 आपको मिलेगा, और ये मीटर में होगा। तो बेटा क्या दे रहा है, किसके अकॉर्डिंग आंसर दे रहा है, वो थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा। बेटा 10⁻5 है, ये ध्यान रखें, बाई मिस्टेक लिख दिया, तो बेटा ये आ जाएगा 29। और बेटा इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो बेटा यदि -30 चाहिए, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, तो 5.23 × 10⁻30 एम के सिस्टम में इसका यूनिट होगा मीटर। तो बेटा डेल्टा एक्स का आपका आंसर आना चाहिए 5.23 या 5.27 के समथिंग इंटू 10⁻30 मीटर। बेटा ये वैल्यूज आप इसकी वैल्यू ये देखो कांस्टेंट है सारे इसमें, एच फिक्स है, प्लांक कांस्टेंट, 4 आपको पता है, पाई आपको 3.14 पता है, तो हमको बार बार एग्जाम में इसको सॉल्व ना करना पड़े, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं हो, तो हमने इसको पहले से ही सॉल्व करके रखा है कि इसकी ये वैल्यू आएगी। बेटा आप पहले से ही सॉल्व करके रखोगे तो आपके लिए काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है, चलूं आगे। तो 113 का हमारा आंसर आएगा 5.23 × 10⁻30 मीटर। ओके, तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन 113 था। एक बार बोर्ड रफ करते हैं और आगे की बात करते हैं इसके बाद अपन बेटा। बेटा क्वेश्चन सारे आप देख रहे हो, बेटा कैलकुलेशन वगैरह भी देखनी पड़ेगी, और बेटा थ्योरी आपकी क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो न्यूमेरिकल में बेटा आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए बेटा जब भी क्वेश्चन करो तो जिस टॉपिक से रिलेटेड है, यदि क्वेश्चन नहीं आ रहा तो पहले उस टॉपिक को एक बार दोबारा पढ़ो, जिससे आपको उस टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट दोबारा याद हो जाए। तो बेटा आगे अपन बात करते हैं। ये अभी अपन ने बेटा क्वेश्चन देखा जो अपना क्वेश्चन नंबर 113 था। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 114, क्या बोलता है। 114 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन लाइट बोथ एज स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल एंड वेव
एज वेव ऑफ मोशन। बेटा जब पार्टिकल और स्ट्रीम दोनों के लिए वेव के लिए बात होती है तो हमको इसके लिए पता है, ड्वेल नेचर पढ़ा था हमने, डी ब्रोगलीज ड्वेल नेचर, याद आ गया होगा। ड्वेल नेचर मतलब द्वैत प्रकृति, समझ में आ गई बात। तो द्वैत प्रकृति के अकॉर्डिंग बेटा हमने एक ही रूल पढ़ा था, वहां पे जो लगता है लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी बोलो या इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी बोलो। बेटा ड्वेल नेचर क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं तो आपको पता होगा कि कोई पार्टिकल जब मोशन में होता है तो वो दो टाइप की नेचर को शो करता है, एक तो पार्टिकल नेचर, एक वेव नेचर। कोई कण गतिशील होता है तो दो प्रकार की प्रकृति शो करता है, एक तो कणीय प्रकृति, एक तरंग प्रकृति। क्योंकि जब वो मोशन कर रहा होगा तो बेटा मोशन करते समय, गति करते समय उससे एसोसिएटेड एक वेवलेंथ होती है, उससे जुड़ी एक तरंग होती है जिसकी तरंग दैर्ध्य होती है लैम्डा। इसलिए बेटा यदि पार्टिकल मोशन कर रहा है तो डेफिनेटली दो टाइप की नेचर शो करेगा, एक तो कणीय प्रकृति, एक तरंग प्रकृति, मतलब एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। तो इसका मतलब बेटा इस क्वेश्चन 114 का आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। समझ में आती है क्या बात बेटा? इसके बाद बेटा क्वेश्चन 115 की बात करूं तो 115 क्या बोलता है, द फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 2 to 1 इन हाइड्रोजन एटम। बेटा फिर से वो डायग्राम आ गया, ये डायग्राम आपने काफी बार देखा हुआ भी है। ये n इज इक्वल टू 1, ये 2, ये 3, ये 4 और इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो बेटा 1 से 2 में जो गैप होता है वो गैप होता है आपका 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको बेटा एक चीज पता है, डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। तो बेटा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो देखिएगा आपको एक चीज पता होनी चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, ये आपने पढ़ा है। तो बेटा यहां से न्यू बोलूं तो डेल्टा E अपॉन एच हो गया, डेल्टा E है 10.2, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको जूल में बदल रहा हूं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻90। एच की बात करूं 6.62 इंटू 10⁻34। बेटा जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो बेटा इसकी वैल्यूज जो आएगी वो डायरेक्ट लिख रहा हूं जिससे बार बार कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट ना हो। तो बेटा ये न्यू की वैल्यू मिलनी चाहिए 24.66 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये बेटा आपका न्यू की वैल्यू होगी, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति का मान होगा। समझ में आती है बात बेटा? तो बेटा क्वेश्चन 115 का आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो बेटा 1 से 2 में आपसे पूछा, आपको डायरेक्टली इनके लिए पता था क्या गैप है। मान लीजिए गैप आपको नहीं पता होता तो पहले आप E1 में निकालते, -z² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके फॉर्मूला यूज करते, फिर आप सेकंड में निकालते, फिर माइनस करते, फिर कैलकुलेट करते, तो बेटा आंसर तब भी आता लेकिन तब टाइम बहुत ज्यादा लग जाता। और अपने पास बेटा वहां पे इतना टाइम नहीं होता है, इसलिए हमारे को कुछ डेटा को डायरेक्ट ध्यान रखना होगा जिससे अपन बिना टाइम लगाए डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। और ये आपको फिजिक्स के अकॉर्डिंग पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो अपन ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज किया और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करके हर्ट्ज में आंसर कैलकुलेट किया। समझ में आती है बात बेटा? तो ये बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 115 था। अब बेटा अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116, इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम डी एक्साइट फ्रॉम 6 to 2nd ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजिशन कर रहा है वो 6 से 2nd ऑर्बिट में ट्रांजिशन कर रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन्स। बेटा इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, फोटोन के लिए पूछे, नंबर ऑफ फोटोन के लिए पूछे तो याद रखना नंबर ऑफ फोटोन्स की बात करें तब तो फॉर्मूला होगा n2 माइनस n1। तो n2 माइनस n1 के अकॉर्डिंग 6 माइनस 2 तो आपका 4 आंसर आ जाएगा। डन बेटा? तो आपका बेटा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बट ये नहीं पूछ के, मान लो आपसे बेटा टोटल नंबर ऑफ लाइंस पूछ ले, स्पेक्ट्रम में टोटल नंबर ऑफ लाइंस, जब इलेक्ट्रॉन मोर देन 1 स्टेप में आ रहा है तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2। ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस के लिए फॉर्मूला होगा। फोटोन की बात करें तो फॉर्मूला होगा n2 माइनस n1।
फोटोन के लिए बात करें तो फॉर्मूला होगा n2 माइनस n1, बट टोटल नंबर ऑफ लाइंस की बात करें तो फॉर्मूला होगा n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/2। फर्क समझ में आ गया? दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है और बेटा ऑप्शन में दोनों के अकॉर्डिंग आंसर देता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है फोटोन की बात की है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस की बात की है। फोटोन की बात की है जब तो फॉर्मूला n2 माइनस n1 है, और टोटल नंबर ऑफ लाइंस की बात कर रहा है तो फॉर्मूला बेटा आप क्या लगाओगे, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/2। इतनी बात क्लियर है? तो बेटा ये फंडा एक बार आपको जरूर याद रखना है कि एक्चुअली में पूछा क्या है, उसके अकॉर्डिंग बेटा आप वैल्यूज को सॉल्व करोगे। समझ में आती है क्या बात बेटा? डन। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन 116 है। चलो बेटा आगे। इसके बाद बेटा आपको बोलता है क्वेश्चन नंबर 117। क्या बोलता है 117? देख लेते हैं। एज इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस इट्स पोटेंशियल एनर्जी। बेटा आपको एक चीज पता होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 2 टाइम्स टोटल एनर्जी होती है। सही बात है बेटा? अपन बात करें तो ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, और अपन अलग अलग एनर्जीज की बात करें, ये n इज इक्वल टू 1 2 3 4 इनफाइनाइट पे बात करें तो बेटा इधर माइनस 13.6, इधर माइनस 3.4, इधर माइनस 1.51, इधर माइनस 0.85, और इनफाइनाइट पे वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम हो जाती है 0। तो अपन बेटा न्यूक्लियस से जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी बेटा क्या होगी, बढ़ेगी, स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। बार बार कह रहा हूं बेटा ये डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम आपको पता होना चाहिए। डायग्राम आपको पता है तो बेटा ये काम आप इजीली कर सकते हो, क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलो बेटा आगे। डन। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 118 की बात कर रहा हूं। क्या बोलता है एक बार देखिएगा। 118 बोलता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर डी इलेक्ट्रॉन इज। डी इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षक कोणीय संवेग। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है बेटा, कक्षक कोणीय संवेग जो होता है उसे म्यू एल से बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, रूट में एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। और बेटा आपके डी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो डी के लिए याद रखिएगा बेटा एल कितना होता है, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 होता है। तो बेटा यहाँ पे वैल्यूज पुट करो तो म्यू एल क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। बेटा यहां से जैसे ही आपने म्यू एल को सॉल्व किया तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा √6 h/2 पाई। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बोलो समझ में आती है बात बेटा? तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, ये आपको याद होना चाहिए। कक्षक कोणीय संवेग बोलूं या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोलूं, उसका फॉर्मूला ये होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 118 के बाद बेटा क्वेश्चन 119 की बात कर रहा हूं। क्या बोल रहा है देखिएगा। Which one of the following group represent a collection of isoelectronic species? बेटा isoelectronic species मतलब जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब बेटा जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको क्या मिल जाए बेटा, सेम मिल जाए। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात कर रहा है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग अपन बात करें तो इसका बेटा आपका ऑप्शन 2 करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन 2 की बेटा मैं बात करूं तो ऑप्शन 2 बोलता है n-3 f -Na प्लस। बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखें तो n का एटॉमिक नंबर 7 और 3 ले लिए तो कितने हो गए 10, f का 9 -1 है 1 ले लिया तो 10, सोडियम का 11, यहाँ +1 है, प्लस का मतलब देना, 11 में से 1 दे दिया तो 10। बेटा यहाँ हमने देखा इन तीनों के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इनको बेटा अपन क्या बोल सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोल सकते हैं। समझ में आती है क्या बात बेटा? इसके बाद बेटा अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 क्या बोलता है देखिएगा। 120 आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। तो बेटा इनमें अपन यदि बात करें तो आपको दिया है NO3- CO3- 2 ClO3- और SO3। इनमें बेटा इलेक्ट्रॉन्स देखो तो इलेक्ट्रॉन्स बात करें बेटा 7 तो नाइट्रोजन के हैं
और 8 ऑक्सीजन में होते हैं, तो 8 3 जा 24, 24 और 8 इसके हो गए, -1 चार्ज है, 32 आ गए। इसमें देखें बेटा, इसमें भी 32 आ गए, चेक करते जाओ चाहे आप। इसमें देखें बेटा 24 और 18, बेटा 24 17 तो इसके हैं और 1 ले लिया 18 और 24 इसके हैं, 18 और 24 कितना हो जाएगा बेटा आपका 42, बेटा 16 और इधर 24 है, इधर 40। तो बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो ये दोनों ही स्पीशीज है, और आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब बेटा जिनमें हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो, संकरण भी समान हो। लेकिन यहाँ पे अभी अपन को संकरण से रिलेटेड ऐसी कुछ बात नहीं करनी है। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग यदि आप देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, NO3- और CO3-2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ये कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ही नहीं, सम इलेक्ट्रॉनिक है ही नहीं। तो बेटा इससे रिलेटेड ही अपन से बात की थी कि आइसो स्ट्रक्चरल या आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। तो बेटा ये अपने क्वेश्चन 120 तक है। आज अपन ने बेटा क्वेश्चन 96 से स्टार्ट किया था, आपको पता होगा। तो अराउंड 25 क्वेश्चन अपन ने देखे हैं बेटा, जिसमें कैलकुलेशन वगैरह ये डायग्राम से रिलेटेड बात सारी मैंने आपको बताई है। बेटा अब आपका क्या काम है, बेटा आगे भी आप जब आप करोगे तो इन क्वेश्चंस को एक बार पूरा सॉल्व करके देखोगे, क्योंकि जब तक बेटा आप क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखोगे तब तक बेटा आप में परफेक्शन नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात? तो बेटा आपका क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे बेटा आपको ये चीजें नहीं समझ में आएगी कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। समझ में आ रही है? तो जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोला है तो जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम है, ऐसे करके आपको वैल्यूज को चेक जरूर करना है। जो वैल्यूज बोले उसके अकॉर्डिंग बेटा आप वैल्यूज को पुट करते चलते जाओ। अब ये डायग्राम से रिलेटेड बात जो अपन ने की, ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे अपन न्यूक्लियस से आगे जाते हैं तो एनर्जी, ऊर्जा का मान तो बढ़ता है, जो इन्फिनिटी पे मैक्सिमम हो जाता है, लेकिन जो गैप है बेटा वो कम होता जाता है। गैप की अपन ने पहले भी बात की थी, जैसे गैप इधर 10.2 है, आगे जाओगे तो ये गैप 1.89 रह जाएगा, आगे जाओगे तो ये गैप 0.66 ही रह जाएगा, आगे जाओगे तो ये गैप 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रह जाएगा। तो इसका मतलब 1-2 में जितना गैप है ये बाकी सब गैप से सबसे ज्यादा है। इवन अपन ये भी कह सकते हैं कि ये गैप इतना ज्यादा है कि इनके अलावा पीछे के गैप को सबको जोड़ भी दोगे तो भी 10.2 हमें नहीं मिलेगा। और इंपॉर्टेंट चीज भी होती है, आपको बताया है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन एनर्जी पूछ ले, संक्रमण के लिए अधिकतम ऊर्जा, अधिकतम आवृत्ति की बात कर ले, तो 1 से 2 में जो गैप आ रहा है वो सबसे ज्यादा होता है। ये बात बेटा आपको पता होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आती है बेटा? तो ये सारी चीजें बेटा अपन ने स्टेज 2 के क्वेश्चन 120 तक देखी। अब बेटा आप आगे क्या करोगे, इसके जो क्वेश्चन रिमेनिंग है, रिमेनिंग क्वेश्चन की बात करें अपन तो बेटा क्वेश्चन नंबर 121 से लेके अराउंड 150, और 150 क्या बेटा पूरे ही देख लो 163, तो स्टेज 2 के 121 से 163 तक सारे क्वेश्चंस बेटा एक बार आप करके देखोगे, क्योंकि बेटा ये सारे क्वेश्चंस एक बार आप कर लोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि हमारी प्रॉब्लम क्या आ रही है। इसे नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको क्वेश्चन 121 से करवाऊं तो आपको सारी चीजें एक बार पता हो कि हमने गलती कहाँ की है, जिससे बेटा आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्डअप होगा। ठीक है, एक कैलकुलेशन वगैरह बेटा आपको फिर बार बार बोल रहा हूं, कैलकुलेशन वगैरह आपको खुद करनी है, कैलकुलेटर से नहीं करनी है, क्योंकि यदि कैलकुलेशन आप खुद नहीं करोगे बेटा तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। समझ में आ रही है बात बेटा? तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी अपन बेटा नेक्स्ट लेक्चर में अपनी बात करेंगे क्वेश्चन 121 और उसके बाद। ठीक है, तो मस्त रहें, अच्छे से पढ़ें, कैलकुलेशन वगैरह का ध्यान रखें, बाकी की बातचीत अपन करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।